हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। और ये जो डिस्कशन है इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो चीज़ें दिखाऊंगा। बाकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है। आप इन दोनों से जुड़ के इसको डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि एपीएससी सीसी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली 1 जून में होने वाला है। तो इसके लिए एक्जिया आईएएस एकेडमी आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है अप्रैल 1 से। तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं ताकि आप सभी सब्जेक्ट को रैपिड रिवीजन कर सके। वो चाहे आपका हिस्ट्री हो या फिर आर्ट एंड कल्चर हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, फिर आपका एनवायरनमेंट हो, ये सभी चीज़ों को हम रिवाइज़ करवाएंगे। और इसी के साथ जो आपका आसाम स्पेसिफिक पार्ट है उसका भी अच्छी तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा। और इसी के साथ जो पेपर 2 है सीसैट जो क्वालिफाइंग इन नेचर है उसका भी टेस्ट सीरीज़ करवाया जाएगा। तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 सीसैट दोनों के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहेंगे। तो लगभग 2 महीनों में हम सभी चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो क्रैश कोर्स में हर चीज़ों को फाउंडेशनल लेवल से पढ़ाया नहीं जाता है। इसमें बस हम क्या करते हैं, टेस्ट बेस्ड लर्निंग को देखते हैं, फोकस्ड रिवीजन करते हैं ताकि चीज़ों को समराइज़ किया जा सके और एग्ज़ाम में हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर के सही जवाब निकाल सके उसके लिए। ओके, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि रैपिड रिवीजन के ज़रिए और टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए आपका जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर पाए ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। और इसी के साथ जो एस्पिरेंट्स 26 या 27 या फिर 28 इन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो फाउंडेशनल कोर्स में हम लगभग 12 महीने में सभी चीज़ों को कवर करेंगे। वो आपका जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 जो असम स्पेसिफिक है उसको भी कवर करेंगे। और इसमें आपका प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट रहेगा, फिर मेंस के लिए मॉक टेस्ट रहेगा और फिर मॉक इंटरव्यू भी अवेलेबल रहेगा और आंसर राइटिंग भी कराई जाएंगी अच्छी तरीके से ताकि आपका मेंस क्लियर हो पाए। और इसमें ऐसे राइटिंग भी रहेगा और आपके जितने भी डाउट है वो आप 1-on-1 मेंटरशिप के तहत सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसका आपका पेपर वाइज स्टडी मटेरियल भी दे दिया जाएगा और जो क्लासेस रहेंगी वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में ही अवेलेबल रहेंगी। और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो हमारे इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी को भी एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप हमारे एडमिशन डेस्क में कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड फ्री स्पीच। ओके, तो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1A में मेंशन है। तो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या होता है, हम आज के समय डिजिटल एरा के समय हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो एक्सप्रेशन का राइट है, उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो ट्विटर था अभी जिसको एक्स कहा जाता है, तो उससे हो या फिर आपके यूट्यूब से हो, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आपका हेट स्पीच हो या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो, ये बहुत सारी फैलाई जाती है। तो इसके लिए क्या है, आपके इन चीज़ों को भी रोकना ज़रूरी है। और इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट 2000 को एनेक्ट किया था और उसके तहत क्या किया जाता है, उसके डिफरेंट सेक्शन हैं। जैसे सेक्शन 79 है, तो 79 के तहत क्या किया जाता है, जो डिफरेंट इंटरमीडियरी से, तो इंटरमीडियरी में अभी जो भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक है तो ये इंटरमीडियरी है, यूट्यूब है ये इंटरमीडियरी है। तो इन इंटरमीडियरी के ज़रिए क्या करते हैं, एक पर्सन अपना स्पीच या फिर अपना जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस कर सकता है।
और ये लोगों तक पहुंचता है। तो अभी ये सेक्शन 79 क्या करता है, आपके जो इंटरमीडियरी है इनको सेफ़ हार्बर देता है। तो सेफ़ हार्बर का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंटरमीडियरी है वो जो भी कंटेंट प्लेटफॉर्म में रहेंगे उनके लिए ये इंटरमीडियरी लायबल नहीं होंगे। कल कोई हेट स्पीच डालता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो उसके लिए फेसबुक या फिर यूट्यूब जो है वो लायबल नहीं होगा। लेकिन इसमें आर्टिकल में ये बात कही गई है कि सेक्शन 79 के तहत अगर फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम को ये सभी बातें पता चलती है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट आपका कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है या फिर हेट स्पीच है या फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर इंटरमीडियरी है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, वो कंटेंट को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 79। तो सेक्शन 79 क्या करता है, जो इंटरमीडियरी है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डालता है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पता चले कि जो कंटेंट है वो मैलिशियस है और गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करे तो उनको वो कंटेंट ब्लॉक करना होगा। ओके तो अभी इसमें क्या है, जो भी इंटरमीडियरी है उनको आपके नोटिफाई करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, सहयोग पोर्टल। तो सहयोग पोर्टल के ज़रिए क्या है, अंडर सेक्शन 79 आपका जो गवर्नमेंट है वो इंटरमीडियरी को नोटिफाई कर सकती है कि एक पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉक किया जाए। तो अभी इसी से ये पूरा मुद्दा छिड़ा है कि आपका गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेक्शन 79 का इस्तेमाल करके आपके इंटरमीडियरी के ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि एक पर्टिकुलर कंटेंट जो है उसको ब्लॉक किया जाना चाहिए। तो अभी जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है वो आपका पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उससे क्या होगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होगा। और जो डिफरेंट इंटरमीडियरी है ये भी क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको भी चैलेंज करते हैं कि ये वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जो इंटरमीडिएट है उनका जो बिजनेस पॉलिसी है वो इनको अलाउ नहीं करता है। तो इसमें एक टशल देखा जाता है बिटवीन दिस इंटरमीडियरी एंड सोवरेन गवर्नमेंट। और इसी के साथ क्या है, एक आपका आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल नहीं, सेक्शन है 69A अंडर आईटी एक्ट ऑफ 2000। तो ये सेक्शन 69A क्या करता है, ये गवर्नमेंट को सीधा सीधी पावर देता है कि गवर्नमेंट सीधा क्या कर सकती है, एक कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को सीधा एक प्रोसीजर अपनाना होगा, उसके तहत करना होगा। तो ये सीधा सीधा गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन 79A के तहत अगर करना होगा तो आपको इंटरमीडियरी को, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, इंटरमीडियरी को नोटिफाई करना होगा। तो इसमें इंटरमीडियरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसी को लेके एक मुद्दा ये छिड़ा है कि क्यों गवर्नमेंट 79A के लिए वेट करती है, क्यों 69A के तहत नहीं करती है। क्योंकि गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ होगा 69A के तहत करती है तो, और 79 के तहत करती है तो इंटरमीडियरी इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। ओके तो अभी यही जो डिबेट है इसमें दिखाया गया है। प्लस जो आपका पहले एक आर्टिकल था, सॉरी आर्टिकल नहीं, सेक्शन था 66A। तो ये लॉ में सेक्शन होता है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है। तो सेक्शन 66A को, जो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था क्योंकि सेक्शन जो 66A है वो बहुत वेग था, जो क्या करता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करता था। तो इसीलिए क्या किया, ये बहुत सब्जेक्टिव होने की वजह से, एम्बिग्यूअस होने की वजह से इसको आपका नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था। तो ये जो भी अभी सेक्शन है आप देख सकते हैं कि कैसे एक जो एक्ट है वो क्या कर सकता है, सिटीज़न का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट कर सकता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है हर समय ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। कभी ये क्या करता है, देश की सोवरेनिटी, देश की सिक्योरिटी के हक में भी होता है, तब तो ये जस्टिफाइड है। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने से ये जस्टिफाई नहीं है, ये डेमोक्रेसी के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाता है। तो इन फ्यूचर क्या है, ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में भी आपको ये डिफरेंट सेक्शन आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज मेंस में इन जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको ये डिफरेंट चीज़ों को ध्यान देना है। इसी के साथ आपको ग्लोबल कंपैरिजन भी देखना है कि ग्लोबल लेवल में यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, वो कैसे डिफरेंट आपके स्टेप्स ले रही है। ओके टू बैलेंस आपका नेशनल सिक्योरिटी एंड
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये आपको क्या है, मेंस में इनके सुझाव देने हैं, प्लस वे फॉरवर्ड में और क्या लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म दे सकते हैं। जैसे प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़रूरी है, कि आपको पब्लिश करना ज़रूरी है जो ऑर्डर है उसको विथ रीज़न कि क्यों इसको ब्लॉक किया जा रहा है, और जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है उसको आरटीआई के तहत भी रखा जाना चाहिए ताकि लोग जान सके। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। फिर डिजिटल राइट्स ओम्बड्समैन जैसे कंसेप्ट भी डेवलप किए जा सकते हैं, ताकि कल अगर किसी का स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट वायलेट होता है तो एटलीस्ट वो ओम्बड्समैन के पास जाके अपना राइट के लिए गुहार लगा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डू नॉट गिव अप ऑन अ फेयर ग्लोबल टैक्सेशन रेजिम। तो अभी इंडिया और यूएसए के बीच टैक्सेशन को लेके एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अभी यूएसए जो टैक्सेशन है वो रेसिप्रोकेट करना चाह रहा है, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है उसमें रेसिप्रोकेट करना चाह रहा है। तो अभी अप्रैल से रेसिप्रोकेट करने की बात है। अगर रेसिप्रोकेट किया गया तो ये क्या करेगा, इंडिया के जो डिफरेंट सेक्टर्स है उसमें इम्पैक्ट डालेगा, स्पेशली आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। तो अभी इसके लिए क्या कर रही है, इंडिया को भी कंसेशन देना होगा ताकि यूएसए क्या ना करे, रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगाए या फिर रेवेंजफुल टैरिफ ना लगाए। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका इक्विलाइजेशन लेवी है या फिर जिसको गूगल टैक्स भी कहा जाता है। तो अभी जैसे गूगल हो गए, तो गूगल का बेस कहाँ पे है आपके, इनका बेस हो गया यूएसए में। तो लेकिन ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट आपके एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट है वो इंडिया में भी बेचते हैं। तो 2016 से पहले ये क्या करते थे, इनके जो भी टैक्सेशन के लिए ये पैसा लेते थे, जैसे आपके समझ लीजिए ब्रिटानिया से इन्होंने ब्रिटानिया का एडवर्टाइज दिखाने के लिए आपका पैसे लिए। उस पैसे में जो इनको मुनाफा हुआ तो उस पर टैक्स देना चाहिए, लेकिन ये टैक्स नहीं दे रहे थे। और ये जस्टिफिकेशन दे रहे थे गूगल कि इंडिया में इनका जो हेडक्वार्टर है वो नहीं है, इनका बिजनेस का जो बेस है वो यूएसए है, तो ये यूएसए में टैक्स पे करते हैं। तो इस तरह से क्या कर रहे थे, ये टैक्स को अवॉइड कर रहे थे। ओके, तो इसको क्या है, आपके बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे जोड़ के देखा जा सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया था, 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया था और उसमें 6% गूगल टैक्स लगाया गया था। तो इसको क्या ऐसे जो लीगल भाषा है इसका इक्वलाइजेशन लेवी है। ओके, और आम बोलचाल की भाषा में या फिर जो पॉपुलर टर्म है वो है गूगल टैक्स। तो अभी ये गूगल टैक्स जो ऐसे जो टैक्स लगाए गए हैं इसको हटाने की बात कही जा रही है। तो इसीलिए ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस आर्टिकल में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी टैक्सेस में रिलैक्सेशन देंगे या फिर जो भी कंसेशन देंगे उनको बारीकी से ध्यानपूर्वक तरीके से कंसेशन देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जो गवर्नमेंट का इनकम है वो कम हो जाए, क्योंकि अगर टैक्सेशन कम करेंगे तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा, और उससे अगर गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट जो भी गवर्नेंस एक्टिविटीज़ है उनको कैसे चलाएंगी। और एमएनसीज क्या है, डिफरेंट तरीके ढूंढती रहती है ताकि टैक्स को अवॉइड किया जा सके। तो ये अगर इतना मुनाफा कमाते हैं हमारे लैंड से तो इनको थोड़ा बहुत तो टैक्स पे करना ही चाहिए। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी क्या कर रहा है, कौन से सेक्टर में कंसेशन देने की बात चल रही है, तो करेंट डेवलपमेंट इंडियाज़ कंसेशन, ताकि अगर इंडिया कंसेशन देगा तो ही क्या है, यूएस आपका जो रेसिप्रोकेट करना चाह रहा है टैरिफ में या फिर रेवेंज टैरिफ लगाना चाह रहा है वो नहीं लगाएगा। तो रिपील ऑफ 6% इक्वलाइजेशन लेवी। ओके, फिर आपका विड्रॉल ऑफ 2% ई कॉमर्स लेवी, इम्पोर्ट ड्यूटी कट ऑन लग्जरी व्हीकल्स, तो जो जैसे हार्ली डेविडसन में बहुत टैक्स लगाया जाता था, फिर आपका इसीलिए क्या हुआ, जो हार्ली डेविडसन है वो उसका जो बेस था इंडिया में उसको हटा दिया गया। फिर जो फोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता था उसको भी हटा लिया गया। तो ये सभी चीज़ें क्या है, यूएसए के कंपनी को डिस्करेज करती है। तो इसीलिए यूएसए क्या कर रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रही है। तो अभी रेसिप्रोकल अगर टैरिफ नहीं लगाना हो तो उनको भी कंसेशन देना होगा। ओके, तो इसमें दोनों ही साइड है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, अब दोनों ही साइड आपको मान के चलना होगा इसमें। ओके, तो इसमें वही बात कही जा रही है कि हमें एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ताकि जो भी हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं टैक्सेशन में उनको हम फॉरेन प्रेशर में आके ना करें।
अपने जो डोमेस्टिक जो सेक्टर है, जो हमारा डोमेस्टिक आपका लॉ है, उसके हिसाब से हम इसको करें, ना कि आपके कृषि के प्रेशर में आके। तो हमारा कंडीशन समझ के ही हमें ये चीज़ें करनी होंगी। तो जो टैक्सिंग पावर होता है वो एक सोवरेन गवर्नमेंट के पास होता है। तो अगर वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए तो ये एक क्या होता है, ऑलमोस्ट सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ की तरह ही देखा जाता है, स्पेशली इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इन फ्यूचर आपका जो राइट टू टैक्स सोवरेनिटी होता है उसमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसके लिहाज से क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आपके इंडसलैंड बैंक के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ, इंडसलैंड बैंक में आपके जो उनका कैपिटल है या फिर जो रिस्क है वो बढ़ते देखा गया। तो अभी जो उनका रिस्क था वो जो बढ़ते देखा गया, तो अभी जब बैंक का रिस्क बढ़ता है, ओके, जब आपका जो भी कैपिटल होता है वो आपका, जैसे बैंक का कैपिटल क्या है या फिर बैंक का एसेट क्या है, जो लोन वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जब लोन आपका डिफ़ॉल्ट होने लगता है जिन भी बोरोवर्स को दिया है, तो उनका जो रिस्क वेटेड एसेट है वो बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है, इन फ्यूचर बैंक रन होने का, इट मीन्स बैंक का जो आपका देवलिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या है, ऐसे समय पे जो आपके कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, आरबीआई से उधार लेते हैं, और इसीलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो अभी इसमें क्या कर रही है आरबीआई, जो इंडसलैंड बैंक है उसको मदद नहीं कर रही है, इसमें मदद कर रही है आपका जो एसबीआई है वो। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है ये आपका एक बैंक का क्या होता है, एसेट होता है। तो ये एसेट क्या कर रही है, स्पेशली एसबीआई को बेच रही है इंडसलैंड बैंक, ताकि 16,000 करोड़ जो आपके कैपिटल है उसको एक्वायर किया जा सके बाय इंडसलैंड बैंक। तो इसमें यही बात कही गई है कि आरबीआई क्यों जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है उसका रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा है। तो अभी इसमें ये बात है कि आरबीआई जब भी आपका कोई प्रॉब्लम इनिशियली स्टार्ट होता है तो उसमें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तरह रोल प्ले नहीं करती है। जब जो प्रॉब्लम बढ़ जाता है तभी जो आरबीआई है वो आपके लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करती है। नहीं तो क्या है, आरबीआई का जो क्रेडिबिलिटी है वो आपका वॉयलेट हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी कहा गया है कि आपका जो कोडिफाइड इंटरवेंशन है वो नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है कि आपका आरबीआई कब लेंडर एज लास्ट रिजॉर्ट काम करेंगी। तो इसीलिए क्या है, एक आपका इसमें रियल टाइम अप्रोच लेने को कहा गया है, जो भी चीज़ें हैं कोडिफाई करने को कही गई है। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एआई यूबीआई इन बिटवीन। तो एआई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूबीआई हो गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूबीआई का कॉन्सेप्ट और एआई का कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ के देखा जा रहा है। तो इसमें बिल गेट्स साहब ने भी अपना जो ओपिनियन है पहले दिया था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हद तक डेवलप हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो हमारे मार्केट में डिफरेंट काम होते हैं, जो आपके वर्कर का जो काम रहता है, तो आप अभी देख सकते हैं कि इकोनॉमी में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से जुड़े हुए हैं, वो चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। उनसे क्या होता है, लोग अंगेज रहते हैं, लोगों का पहचान बनता है, लोगों का लाइफ में वैल्यू आता है। काम ही लोगों की पहचान होती है। जैसे कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई आईएएस है तो कोई आईपीएस है, ओके, कोई टीचर है। तो इन फ्यूचर अगर एआई का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीपीटी बनाने के लिए एआई टूल के मदद से आप उसको बस कंटेंट दे दीजिए, सारा काम वही कर लेता है। कोई भी डिज़ाइन हो या फिर इन फ्यूचर अगर मेडिसिन बनाने हो या फिर ट्रीटमेंट करना हो, डायग्नोसिस करना हो, तो उसमें क्या है, एआई बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी, और जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएंगी तो लोग करेंगे क्या, लोगों को काम से ही पहचान बनती है। तो अब क्या होगा, लोगों को आपके डिफरेंट जैसे आपके आर्ट में,
कोई आर्ट में जुड़ना होगा, जैसे कोई आर्ट परस्यू करना चाहता है या फिर कोई कम्युनिटी सर्विस देना चाहता है, कोई स्पिरिचुअलिटी को आपका स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, कोई इनोवेशन में लगेगा, क्योंकि आपका सीधा सीधी जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा। और जब सीधा सीधी काम कम हो जाएगा तो लोग खाली समय करेंगे क्या? तो उससे क्या कर सकते हैं, वो अपना जो क्रिएटिविटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ एआई, उसका कोई तो सोल्यूशन रहेगा। तो एआई की वजह से पकड़ लीजिए हेल्थ केयर में अगर आपके 1 लाख एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत है तो 1,000 से हो रहा है, तो फिर आपके 99,000 लोग कहाँ जाएंगे और उनका लाइफ कैसे चलेगा, इनकम कैसे आएगा? तो तब क्या होगा, इसमें कहा गया है कि जो एआई इंड्यूस्ड काम होंगे उससे कुछ ना कुछ तो कमाई होगी, जो कमाई होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स से जो पैसा आएगा उससे लोगों को क्या दिया जाएगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि सभी सभी को क्या है, एक मिनिमम अमाउंट पे किया जाएगा, जिससे क्या कर सकते हैं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं, और बाकी जो फ्री टाइम रहेगा उसमें वो आर्ट में, लिटरेचर में, इनोवेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, ओके, कम्युनिटी एंगेजमेंट में, इन सब में जुड़ जाएंगे। तो क्या है, लाइफ एक अलग सिरे से चालू होने लगेगा। तो आप अगर एकदम नोमैडिक टाइम में देखें तो उस समय जब लोग नोमैड हुआ करते थे तो वो फूड ढूंढ के इधर उधर घूमते थे, वही उस समय काम होता था। फिर एग्रीकल्चर आया तो लोग एग्रीकल्चर के ज़रिए अपना पहचान बनाने लगे, अपना लाइफ को बिताने लगे, वही लोगों की आइडेंटिटी बन गई। उसके बाद फिर आपका जब एग्रीकल्चर के बाद जब इंडस्ट्रियल आपका सर्ज हुआ 18 सेंचुरी में, तो लोग उसके साथ अर्बनाइजेशन हुआ, तो लोग उसी तरीके से क्या है, अर्बन एरिया में डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट रोल प्ले करने लगे। तो लोग क्या है, इकोनॉमिक बीइंग है, तो कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं अपना टाइम को बिताने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए और अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन एआई आने के बाद क्या होगा, क्योंकि आपका जॉब ख़त्म होने लगेगा, तो इसके लिए क्या है, एआई के ऊपर ही टैक्स लगा के उससे जो इनकम आएगा वो लोगों के बीच बांटना पड़ेगा। लोग उससे क्या करेंगे, अपने सहूलियत की चीज़ें खरीदेंगे, और जो फ्री टाइम होगा उसमें वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है, इससे आपको क्या है, एक अलग डायमेंशन मिलता है। तो ऐसे चीज़ें क्या है, आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एआई का जब नेगेटिव पूछा जाएगा तो नेगेटिव के साथ उसको कैसे पॉजिटिवली आप उसका आंसर को चैनलाइज करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसका इस्तेमाल आपका जीएस पेपर 2, 3, 4, एथिक्स, फिर एथिक्स प्लस ऐसे और इंटरव्यू कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, यूरोप विदाउट अमेरिका। तो अभी आप देख सकते हैं 1945 के बाद का जो वर्ल्ड है, ओके, उसमें जो ग्लोबल ऑर्डर बना है 1945 के बाद, अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो ये यूएस मेड वर्ल्ड ऑर्डर है। कैसे? यूएस के इनिशिएटिव में ही यूनाइटेड नेशन बना, फिर आपके ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस के लिए या फिर ट्रेड गवर्नेंस के लिए आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, इन्होंने क्या किया, ग्लोबल लेवल में एक ऑर्डर को जारी कर दिया, एक नया ग्लोबल ऑर्डर दिखा, और उस ऑर्डर को लीड कौन कर रहा था, अमेरिका। तो एक समय पे आप देख सकते थे कि अमेरिका के सर्च से पहले यूरोप डोमिनेट करता था पूरे वर्ल्ड को, कॉलोनियल समय जब था। तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप का पावर कम हो गया, और यूरोप क्या हुआ, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर डिपेंड होने लगी। और 1991 के बाद तो अमेरिका क्या हुआ, सोल सुपर पावर हो गया, क्योंकि यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का रुख है, इसमें वो नेटो के जो मेंबर है उसको डिसीजन में ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं, जो भी डिसीजन है यूनिलैटरली ले रहे हैं। तो अभी यूरोप के जो सिक्योरिटी कंडीशन है उसमें क्या है, एक वेकम आ गया है कि अभी इस समय यूरोप कैसे अपने आप को संभालेगा सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में, फिर कैसे जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें यूरोप कैसे प्ले कर सकता है, क्या यूरोप अपना सिक्योरिटी खुद सिक्योर करेगा। तो इसमें अभी यूरोप में अगर आप देखें, फ्रांस और इंग्लैंड न्यूक्लियर पावर है, तो बाकी जर्मनी है, इटली है, तो ये देश क्या करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपके रशिया का डर यूरोप में बना रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, अभी विदाउट अमेरिका यूरोप कैसे स्ट्रैटेजी ले सकता है, क्योंकि यूरोप के पास क्या है, इंटेलिजेंस तो है ही, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर उठा के देख लीजिए,
उनका सभी चीज़ों का डेवलपमेंट क्या है, मॉडर्न सेंस में अगर देखें तो यूरोप से ही चालू हुआ है। तो इंटेलिजेंस तो भरपूर है, फिर आपके उनके पास फाइनेंसेस की भी कमी नहीं है, लेकिन अभी कमी है तो क्या, उनके बीच अमेरिका की कमी है, जो अमेरिका की वजह से क्या है, वो अमेरिका के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हो गए थे थ्रू नेटो, और उससे उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी हो रहा था। लेकिन अभी बिना अमेरिका यूरोप कैसे अपना इकोनॉमिक पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी इंश्योर करेगा, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इन फ्यूचर क्या है, अमेरिका के पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी के सेक्टर में, ओके, क्लाइमेट के सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रीथिंक इंडिया पाक टाई इन अ न्यू ग्लोबल एरिना। तो अभी जो न्यू ग्लोबल एरिना है उसमें इंडिया पाकिस्तान कैसे अपना जो रिलेशन है उसको रीथिंक कर सकता है। तो पहले तो इसमें समझना होता है कि इंडिया पाकिस्तान के टाई में जो भी दिक्कतें हैं वो कौन सी दिक्कतें हैं, जैसे आपका बॉर्डर इशू हो गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो भी प्रॉब्लम है, फिर जम्मू कश्मीर में जो फंडामेंटलिस्ट का जो इशू है वो पाकिस्तान की वजह से ही है। तो ये इशू की वजह से ही क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन सिंस इंडिपेंडेंस ही ख़राब है। तो अभी इसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि क्या किया जाए, साउथ एशिया का जो पॉलिटी है, जो इकोनॉमी है, उसको स्टेबिलिटी दिया जाए। क्योंकि अब साउथ एशिया में टोटल 8 देश है, और 8 देश में सबसे 2 बड़े देश जो है इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान है। तो इन 2 देशों के बीच अगर टाई अच्छा होता है तो साउथ एशिया रीजन का सिक्योरिटी, इकोनॉमी बूस्ट होने लगेगा। तो इसके लिए कैसे रीथिंक करके दोनों देश रिलेशन को सुधार सकते हैं, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। प्लस इसमें पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम है बलूचिस्तान को लेके, पूरा बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ही इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ओके, कि कैसे जो बलूची लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच रीजन है, लेकिन वो उस रीजन से पाकिस्तान जो है रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रही है, लेकिन उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रही है। तो इसमें पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम को दर्शाया गया है, और कैसे इंडिया पाकिस्तान रीथिंक कर सकते हैं डिप्लोमेटिक लेवल में, ताकि जो रिलेशन है वो अच्छा हो सके। तो इसमें इंडिया का जो पहल है वो तो रहता ही है, इंडिया हमेशा से ही अच्छी रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इंडिया के फेवर में नहीं आता है, वो हमेशा इंडिया को काउंटर करता है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया का जो पहल रहता है हमेशा वो फेल्ड हो जाता है। और अभी हमने भी क्या किया है, साइलेंस बनाए रखा है। तो इसीलिए कैसे रिलेशन ठीक होने से क्या पॉजिटिविटीज़ आ सकती है उसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ वाटर ग्रीन क्रेडिट कैन फर्दर लीड टू वाटर कंजर्वेशन। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट के बारे में हमने देखा कि जो इंडस्ट्री आपके नए टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगी, उनको ग्रीन कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, और वो क्या कर सकती है, उस कार्बन क्रेडिट्स को मार्केट में बेच सकती है, जिनसे उनको क्या होगा, मॉनिटरी बेनिफिट होगा। और जो ग्रीन हाउस गैस को कम नहीं कर रही है या फिर असफल है, उनको कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना होगा। तो जो खरीदेंगे उनका नुकसान है, और जो बेचेंगे उनका प्रॉफिट होगा। तो ये क्या करता है, आपका मोटिवेट करता है जो भी इंडस्ट्रीज़ है कि आप ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करें, ताकि ग्रीन हाउस गैस कम हो, क्लाइमेट क्राइसिस कम हो। तो सेम जो आइडिया है वो वाटर में भी लगाने की बात कही जा रही है कि वाटर ग्रीन क्रेडिट लाना ज़रूरी है, ताकि जो आपके डिफरेंट सेक्टर्स है जो वाटर को एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लाया जा सके, उनको मॉनिटरीली इंसेंटिवाइज किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके। प्लस इसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या फिर जो इंडिविजुअल है उनको भी क्या किया जा सके, एनकरेज किया जा सके कि आप अगर वाटर कंजम्पशन को जुडिशली कंजम करेंगे या फिर कंजम्पशन कम करेंगे तो आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। तो हर इंडिविजुअल क्या कर सकेगा, उस ग्रीन क्रेडिट को बेच के मार्केट से पैसे कमा सकेगा, और लोगों को क्या है, मॉनिटरी इंसेंटिव देने से लोग एनकरेज होते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। पहला तो इसमें पूरा डेटा दिया गया है
कि आपका कैसे वाटर का मिसयूज़ होता है। एक तो हमारा पॉपुलेशन बहुत है, वाटर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसी के बाद जो ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके, तो ग्राउंड वाटर आपके ड्रिंकिंग वाटर में कैसे इस्तेमाल होता है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फिर एग्रीकल्चर में, तो इसका कैसे ओवर यूज़ हो रहा है। तो अभी कोई इंसेंटिव नहीं है, तो इसीलिए क्या है, या फिर कोई पनिशमेंट नहीं है, इसीलिए ओवर यूज़ हो रहा है। तो पनिशमेंट की जगह अभी क्या है, इंसेंटिव का आपका व्यवस्था किया जा रहा है कि इंसेंटिव देना चाहिए लोगों को, ग्रीन क्रेडिट देना चाहिए वाटर के ऊपर, तब लोग क्या है वाटर कंजर्व करने लगेंगे, और उस तरह से क्या है वाटर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नहीं तो इन फ्यूचर क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से और वाटर का आपका मिसयूज़ की वजह से वाटर स्कैसिटी आ सकती है। इवन वाटर को लेके थर्ड वर्ल्ड वार भी छिड़ सकता है। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट GVAI एंड परख AI। तो ये दो AI को AI मिशन प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। तो GVAI जो है इसको हेल्थ के सेक्टर में, और परख AI जो है इसको ऑडिट के हेल्थ के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो ये रेडी हो जाएगा बाय 2026। तो इससे क्या होगा, आपके हेल्थ सेक्टर में क्या है, आपका फर्दर हेल्थ को और ज़्यादा एक्सेसिबल, अवेलेबल, अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ओवरऑल क्या है, आपका AI मिशन प्रोजेक्ट के बारे में, फिर GVAI, परख AI, इनके बारे में प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस AI के सेक्टर में कैसे हम अपना सोवरेन AI, मतलब गवर्नमेंट कैसे अपना AI डेवलप कर रही है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, फिर AI का इस्तेमाल डिफरेंट सेगमेंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट टी सेक्टर। तो टी के सेक्टर में अभी क्या है, आपका टी रिलेटेड चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, स्पेशली APSC के एग्ज़ाम में, और UPSC में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टी जो आपका टी प्रोडक्शन है वो कैसे इकोनॉमी में आपका बूस्ट ला रहा है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ओके, और कैसे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की पहचान बना रहा है, वो चीज़ पहले समझनी है। उसके बाद क्या इसमें आपके चैलेंजेस है टी सेक्टर में, तो क्लाइमेट चेंज का प्रेशर है टी सेक्टर के ऊपर, फिर लेबर शॉर्टेजेस का प्रेशर है, फिर क्रेडिट का आपका अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, तो ये सभी चीज़ें, फिर पेस्ट का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ये सभी देखना ज़रूरी है। इसके बाद जो आपके केनिया का जो टी है, श्रीलंका का जो इम्पोर्टेड टी है, उसकी वजह से कैसे हमारा जो टी बिज़नेस है वो हैम्पर हो रहा है, वो सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है PM धन धन्य धन्य योजना। तो इसमें अभी ये क्या है, आर्टिकल स्पेशली ये अनाउंस किया गया था बजट 2024-25 में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फार्मर्स का इनकम है उसको बढ़ाया जाए। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेगा, लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेगा, ताकि टारगेटेड तरीके से फार्मर्स का जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके, थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थ्रू मार्केट इंटरवेंशन। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें डिफरेंट स्कीम के बारे में भी दिखाया गया है। तो प्रोडक्टिविटी को हाई करने के लिए, इरिगेशन एक्सेस के लिए, ओके, सोलर पंप, माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। क्रेडिट एक्सेस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आपका कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वेयर हाउसिंग को डेवलप करना, ताकि क्या किया जा सके, इनका जो भी फूड है उसको प्रोटेक्टेड तरीके से वेयर हाउस में रखा जा सके, ताकि इनका वेस्टेज कम किया जा सके। ओके, और डिफरेंट एलाइड एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे लाइफ स्टॉक, फिशरी, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अभी इसमें क्या है, आपका ओवरऑल ये जो PMDDY है, ये स्कीम प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि फोकस एरिया इसका क्या है, ओके, कौन से बजट में लिया गया। फिर आपका मेंस में ओवरऑल सीधा सीधा PMDDKY एक के ऊपर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप एक इन जनरल क्वेश्चन आए कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, तब आप PMDDY के बारे में मेंशन कर सकते हैं, PM धन्य धन्य योजना। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इस बार एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट फंड मैनेजर्स।
कि फंड मैनेजर को क्या किया जाएगा, जो टैक्स का रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा, ताकि क्या है, फंड को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके और डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाया जा सके, ताकि उससे क्या हो, बेटर प्रॉफिट कमाया जा सके। तो अभी क्या होता है, जो फंड होता है उसमें आपका ऑनशोर फंड होता है जो देश के अंदर मोबिलाइज़ किया जाता है, ऑफशोर फंड होता है जो बाहर के देशों से मोबिलाइज़ करके देश के अंदर या फिर देश के बाहर लगाया जा सकता है। तो अभी अगर फंड मैनेजर का एक एग्जांपल देखें तो आप जैसे देखते हैं ना, PFRDA, पेंशन फंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो PFRDA क्या करती है, जो पेंशन का फंड होता है उसको मैनेज करती है। जैसे NPS के तहत जो भी पेंशन फंड आता है उसको डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट लेवल में चैनलाइज करती है। ओके, जैसे शेयर मार्केट में लगाना, म्यूचुअल फंड में लगाना, उससे क्या होता है, उससे कमाई होती है और मार्केट को भी क्या है, जो रिक्वायर्ड कैपिटल चाहिए वो मिलता है। तो आपको ये जो आर्टिकल है इसको समझना है ईज़ ऑफ डूइंग के बिजनेस के लिहाज से, कि कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि क्या हो, इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है वो बेटर बन सके, जिससे हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बूस्ट मिले, प्लस उससे जॉब क्रिएशन हो, उससे फॉरेन जो करेंसी है वो अर्निंग हो। तो ऐसे आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जो ट्रम्प साहब का यूनिलैटरल पॉलिसीज़ है, उससे ये समझ में आ रहा है कि आपके इंटरनेशनल लेवल में जो भी फ्रेंड्स है वो फॉरएवर के लिए नहीं रहते हैं। तो इससे एक लेसन मिला है देश को कि किसी भी देश के साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड नहीं होना चाहिए, जो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन है विथ डिफरेंट नेशन, वो हमेशा ही क्या है, आपकी अनसर्टेन रहती है। तो इसीलिए देश को काफ़ी नुआंस तरीके से, सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को देखना होता है, ताकि आपका नेशनल जो इंटरेस्ट है वो वॉयलेट ना हो। तो यही बातें इस आर्टिकल में कही गई है कि इंडिया को क्या करना है, सिर्फ US और चाइना बाइनरी से ही सभी चीज़ों को नहीं देखना है, हमें क्या करना है, डिफरेंट जो पावर है उसके उनके साथ क्या करना है, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाए रखना है, बैलेंस करके रखना है। जैसे नेटो को भी, क्वाड में भी, फिर WTO में या फिर गेट में हो या फिर IMF हो, UN हो, इन सभी एरिया में हमें क्या करना है, डिफरेंट नेशन के साथ जो रिलेशन है वो एक्सप्लोर करना है, और किसी एक दो देश के साथ हमें या फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। उसी के बारे में यह आर्टिकल बात करता है। तो देख सकते हैं कि आपके कोल्ड वार के समय हमारा जो फॉरेन पॉलिसी था वो US और USSR के बीच ही झूल रहा था। हम बाकी जो डिफरेंट नेशंस है उन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन 1991 के बाद आप देख सकते हैं कि हमने अफ्रीकन रीजन में भी ध्यान दिया, फिर आपके साउथ अमेरिकन रीजन में भी ध्यान दिया, फिर जो हमारे एशिया में एशियन रीजन है उसमें भी ध्यान दिया अंडर लुकिस्ट पॉलिसी। तो इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डाइवर्सिफाई करना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नो प्रपोजल टू एबॉलिश लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जो हम इक्विटी होता है या फिर जो शेयर होता है उसमें जो हम पैसे लगाते हैं उससे क्या होता है, हमें रिटर्न मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो इसमें लिखा हुआ है। तो कब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया था, इंट्रोड्यूस इन 2018 ऑन इक्विटी शेयर्स। तो शेयर के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर 10% टैक्स लगाया गया था अगर आप बियॉन्ड 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो बजट 24-25 में इसको 12.5% कर दिया गया और एग्जाम्पशन रहेगा 1.25 लाख तक। इससे ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 12.5% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो अभी इसमें ये मांग किया गया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसको हटा दिया जाना चाहिए। तो अभी जैसे डिफरेंट जो कंपनी होती है वो क्या करती है, आपके खुद का शेयर भी होल्ड करती है मार्केट में, या फिर डिफरेंट कंपनीज का शेयर भी होल्ड करती है। तो ये क्या करती है, अपना जो कॉरपोरेट टैक्स है वो तो पे करती है। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस अभी अगर मार्केट में पकड़ लीजिए 1000 शेयर है तो 1000 में वो 500 खुद भी होल्ड कर सकती है। तो अभी उस 500 शेयर में जो उनको प्रॉफिट होगा मार्केट अपवर्ड जाने की वजह से, तो उसमें भी उनको क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। तो ये कहा जा रहा था कि जब कॉरपोरेट टैक्स पे करते ही है
फिर इनकम टैक्स भी पे करते ही है, तो क्यों लॉन्ग टर्म कैपिटल जो गेन टैक्स है उसको पे करना है। तो गवर्नमेंट ने भी अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉड करना होगा, जो स्पेक्यूलेटिव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कल्चर है उसको डिस्करेज करना होगा। उसके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इंटैक्ट रखा जाएगा। इवन इसका जो रेट है वो भी 2.5% बढ़ा दिया गया है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आया है, कम समझ में आया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम आपको फिर से कल समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप क्या है, कंटिन्यू करते रहिए। ओके, आप अगर समरी भी समझ लिए, उसके बाद इस आर्टिकल को पढ़ लिए अच्छे से, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको चीज़ें जनरलिस्ट वे में पूछी जाती है। आपको किसी भी चीज़ों में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। और जो भी नॉलेज का आपका नॉलेज का बेस है उसको कैसे बनाना है, आपको वर्टिकल नॉलेज नहीं लेना है। वर्टिकल नॉलेज मतलब डीप नॉलेज नहीं लेना है, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है उसके। आपको हॉराइजेंटल नॉलेज लेना है। हॉराइजेंटल नॉलेज का मतलब हो गया कि इन ब्रॉड सेंस में आपको सभी चीज़ों को समझना है, ताकि आप मेंस में जो एक इन जनरल नेचर का क्वेश्चन आएगा उसको आप टेकल कर सके। इसीलिए क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इन जनरल ही रहते हैं। और आप जितना भी पढ़ लीजिए, जो प्रीलिम्स है उसमें आपको क्या है, गैस वर्क करना ही होता है। हर इन्फॉर्मेशन के जो हर स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, या फिर आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं कि सब इन्फॉर्मेशन आपका रहे। तो इसीलिए इन जनरल आप चीज़ों को ब्रॉड एक माइंडसेट के साथ पढ़िए। और प्रीलिम्स में आप क्या है, एलिमिनेशन मेथड से, ओके, आपका कैलकुलेटेड गैस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और मेंस में क्या है, इन जनरली आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से हर चीज़ों को समझना है। ओके, बारीकी से समझना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत डीप नहीं जाना है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।